गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 4 और प्रश्नावली हमारी चल रही है 15.3, है ना। 15.2 हमने लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट कर ली थी और अब जब हम 15.3 कर रहे हैं तो कोई नया फार्मूला नहीं है। वही वृत्तखंड आ सकता है, त्रिज्यखंड आ सकता है, क्षेत्रफल या परिधि वगैरह, ये सब है ना नॉर्मल जो आपने पढ़ा हुआ है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहे हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। तो जैसे ये बनाया एक वर्ग है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी, ठीक है। 14 सेंटीमीटर की भुजा है तो ये 14 सेंटीमीटर होगा। अब आपको खूब अच्छी तरह पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 14 सेंटीमीटर है तो ये सभी 14 सेंटीमीटर होंगी, है ना। कंप्लीट है ये सारी। अब 14 सेंटीमीटर वाली जो भुजा है इसके अंदर एक अंतःवृत्त की बात कर रहा है। अंतःवृत्त ऐसे इसके अंदर की तरफ एक वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त का केंद्र बीच में होगा। तो अब आपसे कहा गया कि भाई इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और परिधि निकालिए, वृत्त की परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए तो हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले। अब अगर ये वाली भुजा 14 सेंटीमीटर है वर्ग की, तो आप अगर इस भुजा को मिला लेते हैं तो ये भी तो 14 सेंटीमीटर बनेगा, यानी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर बन रहा है, ठीक है। अब वृत्त का व्यास बना तो यहाँ लिख देंगे कि वृत्त का व्यास, या पहले लिख दीजिए कि वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, अतः वृत्त का व्यास ये भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा, है ना। ये वाली जो भुजा आ रही है ये भी तो 14 सेंटीमीटर की बनेगी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, और त्रिज्या आ जाती है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर बन गई। फिर उसके बाद में त्रिज्या 7 है, आपसे कहा गया है परिधि निकालिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, है ना। फॉर्मूले तो अब याद हो गए होंगे सबको। तो वैल्यू डालिए 2 × 22/7, आर की जगह पर 7 रख देंगे, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया 44 सेंटीमीटर। तो ये इसकी परिधि का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है, बोर्ड में तो आया ही हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर। वृत्त की परिधि ये पूरा चारों तरफ का एरिया होता है और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखते हैं हम कि हमें दिया है कि वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या बराबर 74 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं। तो वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr है और जो त्रिज्या है वो r होती है और ये आ जाती है 74, ठीक है। अब इसमें मान रखिए। तो पहले हम जो मान हमको निकालना है यहाँ तक तो हम आ गए, लेकिन अब उसके बाद पूछा गया कि वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के लिए आपको अच्छी तरह पता है केवल r चाहिए, r निकलते ही क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम यहाँ से r को कॉमन निकाल लेते हैं। r कॉमन निकला 2π - 1 हो गया और ये 74 चल रहा है। इसमें 2π - 1 को इधर भेज देते हैं r का मान निकालने के लिए। तो 74/2π - 1, ठीक है। अब यहाँ पर पाई का मान रखिए। तो r इक्वल टू हो जाता है 74, 2 × 22/7 - 1, पाई का मान रख दिया। अब इनकी कैलकुलेशन करनी है हमको। तो जब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें देखिए क्या मिलता है। r बराबर 74 ऊपर चल ही रहा है, ये हो गया 44, ठीक है। 44 और बटे में 7 आ रहा है, 7 का हमने लघुत्तम कर दिया तो 7 यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 44 - 7। देखिए ध्यान से, 22 दूनी 44 हो गया, बटे में 7 आ रहा है, 7 का लघुत्तम किया तो 7 यहाँ पे गुणा हो जाएगा। अब ये जो नीचे 7 आ रहा है इसको हटा के हम ऊपर भेज रहे हैं, लघुत्तम ऊपर चला जाएगा। तो ये 7 आ गया ऊपर। अब 44 में से 7 गए, माइनस कर दिए तो कितने बच गए, 37, ठीक है। अब 37 से 74 कट रहा है, कितनी बार, 2 बार। 2 से इसका गुणा कर दिया तो r बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या का मान हमारे पास आ गया 14 सेंटीमीटर। अब आपसे केवल सिंपल सी बात पूछी गई है कि
कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, इसमें मान रखिए तो 22/7 गुणा आर की जगह पर 14 गुणा 14, इससे ही कट गया 2 बार, तो 22 दूनी 44 इंटू 14, 14 चौक 56 हो जाते हैं, और ये भी 56, तो यहाँ आ जाता है 616। तो ये आंसर आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर इसका कंप्लीट। क्या पूछ रहा है? छायांकित भाग का क्षेत्र करो। अब इसमें देखिए ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये एक वृत्त बना दिया, वृत्त में इस तरह की एक आकृति बनाई हुई है, फिर कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग ये आ रहा है नीचे की तरफ। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इस तरह की आकृति हमने बनाई थी, और ये कहा था कि अगर कोई जीवा वृत्त को काटती हुई निकल जाती है तो इसका मतलब वो वृत्तखंड बना रही है, और ये लघु वृत्तखंड है ना, इसको मत देखिए अभी। तो अगर कोई जीवा वृत्त को काटती हुई जाती है तो उसने वृत्त के 2 खंड बना दिए, एक छोटा खंड है, एक बड़ा खंड है। तो जो बड़ा वाला है उसको तो दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, और जो छोटा वाला है उसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे। तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, लेकिन अब क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे दे रखी हैं। थीटा का मान दिया हुआ 90 डिग्री का, तो यहाँ पर जो कोण दिया है वो भी 90 डिग्री दिया हुआ है। तो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, और कोण यानी थीटा ये दिया हुआ है 90 डिग्री का। तो ये तो आर से शो हो जाएगा, और ये वाला थीटा से शो हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मान रखिए तो वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री हो गया, माइनस आर स्क्वायर बाई 2 और साइन थीटा। ठीक है, मान रखिए इसमें, इसकी जगह पर आ जाएगा 22/7, आर की जगह पर आ गया 3 गुणा 3 गुणा, यह आ जाएगा 90 अपॉन में 360 डिग्री, और माइनस इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 9/2, 9/2 हो गया, और साइन 90 डिग्री। ठीक है ना, साइन 90 आ गया। साइन 90 का मान अब भी आया था, 1 होता है, तो वो वैल्यू ऐसे ही रख देते हैं। अब इसमें कुछ कटने वाला है तो उनको काट लीजिए। यह आ गया 22/7 इंटू 9 आ गया, 90 से इसको काट देते हैं तो 4 आ जाएगा, 4 को मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ, और माइनस 9/2 हो गया। साइन थीटा, साइन 90 का मान 1 होता है ना, तो इनकी हम कैलकुलेशन करेंगे अब, और इसको निकालते हैं। देखिए अब इसकी कैलकुलेशन कर ली हमने, 22 को 9 से गुणा किया तो 198 आ गया, 7 चौक 28 हो गए, वो नीचे चल रहा है, माइनस 9/2 चल रहा है। 198 में 28 का भाग लगा दिया तो हमें मिलता है 7.071, और माइनस 9 में 2 का भाग दे देंगे तो 4.5 आएगा। इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो आंसर हमको मिलता है 2.57। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। नंबर 4, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वृत्त का परिमाप यानी वृत्त की परिधि की बात हो रही है, वर्ग का परिमाप मतलब इसके चारों तरफ की भुजाओं की बात हो रही है, ये दोनों बराबर हैं, तो इनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा ये हमें निकालना है। तो हम पहले ही मान लेते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या है, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r है, और वर्ग की भुजा x है, वर्ग की भुजा बराबर x है। ठीक है, ये मान लिया, वृत्त की त्रिज्या तो r मान ली और वर्ग की भुजा हमने x मान ली। अब दोनों का परिमाप निकाल लेते हैं, मतलब पहले वृत्त की परिधि निकालते हैं। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है, ये सीधा ही हो गया, और वर्ग की भुजा, वर्ग का परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप है, सूत्र होता है आपको सबको पता होगा, 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा कर लेते हैं, तो 4x लिख सकते हैं इसको हम, ये हो गया डायरेक्ट। ठीक है, वृत्त की परिधि हो गई 2πr और वर्ग का परिमाप हो गया 4x। अब प्रश्नानुसार कंडीशन हमको मिली है कि प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप।
वर्ग का परिमाण। इसमें मान रखिए। तो वृत्त की परिधि कितनी है? वृत्त की परिधि है 2πr। इस 2πr को रख लिया यहीं पर और बराबर में 4x। अब आपकी इच्छा है कि आप क्या कर रहे हैं, या तो आप r का मान निकाल लें और या आप x का मान निकाल लें। तो जो आपकी इच्छा करे वो आप करिए। r का मान भी निकाल सकते हैं, x का मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन x का मान निकालें तो ज़्यादा शॉर्ट रहेगा कि हम केवल 4 को यहाँ पक्षांतरण कर दें। तो ये आ जाएगा 2πr/4 बराबर x हो गया। 4 से ये कट गया तो हम लिख सकते हैं इसको πr/2 और बराबर x, यानी कि वर्ग की भुजा निकल गई और वर्ग की जो भुजा है वो πr/2 के बराबर आ रही है। ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। जिसका नाम पहले लिख लिया है उसका क्षेत्रफल ऊपर रहेगा, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन में वर्ग का क्षेत्रफल, इसका मान पूछा जा रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। इसको πr² रख दिया सीधा सीधा ही। और यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर की जगह पर हम क्या रखेंगे? x²। भाई भुजा x है ना, तो भुजा स्क्वायर का मतलब x² हो गया। अब x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये वाली। इस वैल्यू को x की जगह पर रख दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाता है यहाँ पर πr²। तो ऐसे ही रखेंगे और x की जगह पर हम रखेंगे πr/2 इसकी जगह पर। तो यहाँ रख दिया πr/2 का वर्ग। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। अब वर्ग कर रहे हैं क्योंकि x का मान है πr/2 और इसका वर्ग कर दिया तो क्या क्या कैलकुलेशंस बनती हैं? πr² ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो π² और r² हो गया। सही है। 2 का वर्ग होगा 4 हो जाएगा। ये 4 हट के ऊपर चला गया तो 4 को हमने यहाँ रख दिया, ऊपर रख दिया। क्लियर है बिल्कुल। अब r² से तो r² कैंसिल हो गया। ठीक है, पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बच जाता है पाई। 4 तो बच ही रहा है और उसके साथ में बच गया पाई। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। यहाँ पर x² है मतलब भुजा स्क्वायर है। भुजा स्क्वायर की जगह पर हमने ये मान रखा क्योंकि x का मान ये निकला हुआ है ना, πr/2। इस मान को यहाँ रख दिया। अब जब इसका वर्ग करेंगे तो पाई का π² हो गया, r का r² हो गया। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 4 हट के ऊपर चला जाएगा तो 4 वहाँ पे आ गया। सही है। r² से r² कट गया, पाई से एक पाई कट गया तो यहाँ पे नीचे पाई बच गया। अब इस पाई का मान रखिए, तो 4 तो है ही ऊपर, पाई की जगह मान रखेंगे तो यहाँ पे 22 आएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। तो 7 चौक 28 बटे में 22 आ गया। तो यहाँ आ गया 28/22। 2 से कट रहा है 14/11 आ गया। तो अतः अनुपात आएगा 14:11। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 5वें में आ रहा है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। वृत्ताकार पार्क है और उसकी त्रिज्या 3.5 है, 3.5 मीटर। ठीक है, तो ये 3.5 मीटर हो गया। उसके बाद में पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। अब ये कॉन्सेप्ट मैं पहले बता भी चुका हूँ, वही चीज़ आ रही है। बाहर की ओर कह रहा है, बाहर की ओर कह रहा है तो 1.4 मीटर चौड़ा मार्ग बनाएंगे। इस तरह का बन जाएगा, ये बन गया। और फिर हमसे कहा गया फुटपाथ का क्षेत्रफल निकालिए, मतलब इस एरिया का क्षेत्रफल चाहिए। तो ये बात हम कल ही कर चुके हैं, कल वाले कॉन्सेप्ट पे ही आया था। अब देखिए इसमें 2 वृत्त दिख रहे हैं आपको। एक तो ये बाहर का वृत्त दिख रहा है और वो वृत्त बड़ा है, यानी कि उसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी। तो त्रिज्या कितनी होगी? अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या अगर 3.5 आ रही है तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई 3.5 प्लस 1.4, दोनों जुड़ जाएंगी। कितनी हो गई? 4.9 मीटर। बात समझ में आ रही है? वही कल वाला कॉन्सेप्ट है कि बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या आ रही है 4.9 और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या आ रही है 3.5। ठीक है। अब हम बड़े वाले वृत्त को, कल मैंने बताया था, बड़े वाले वृत्त को हम r1 मानते हैं त्रिज्या को, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को r2 मानते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या r1 और r1 का मान है 4.9 मीटर। मीटर में है ये मीटर। और छोटा वृत्त है तो छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर ये r2 ले लेते हैं इसको, और ये दी हुई है 3.5 मीटर।
3.5 मीटर। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। अब इसके बाद ये कहता है कि भाई फुटपाथ का क्षेत्रफल निकालिए। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कल भी मैंने बताया था, जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो अपनी पुरानी वाली वीडियो ज़रूर देख लें, तो उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको कि मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग बोल सकते हैं, है ना, फुटपाथ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो मार्ग का क्षेत्रफल है वो होता है बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से, ये बड़ा वाला वृत्त दिख रहा है बाहर की तरफ, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले को घटा देना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर बड़ा वृत्त आ रहा है तो बड़ी त्रिज्या आ जाएगी, बस इतना फर्क पड़ता है। तो पाई आर 1 स्क्वायर लिख देंगे। और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो वही है, वृत्त का क्षेत्रफल वही होगा, लेकिन फ़र्क किससे पड़ता है? छोटा और बड़ा वृत्त बनता है त्रिज्या के कारण। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई आर 2 स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आया? पाई कॉमन आ गया, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो गया, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो गया। अब क्या कर लेंगे भाई, ये फॉर्मूला बन रहा है R1 माइनस R2 यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का क्या मीन्स हुआ? एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो R1 प्लस R2 और यहाँ जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है, अब वैल्यू डाल दीजिए, ये दोनों वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो यहाँ पाई की वैल्यू तो आ जाती है 22/7 गुणा 4.9 प्लस 3.5 और यहाँ जाएगा 4.9 माइनस 3.5। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 22/7 गुणा 9 और 5 14 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 8.4 और यहाँ से आ जाता है 1.4। ठीक है, अब कुछ कट रहा है, काट दीजिए इसको। जैसे पहले पॉइंट हटा लेते हैं, इसके बटे में 10 आ गया, इसके भी बटे में 10 आ गया, 7 से ही कट गया 2 बार, बस इसको यहीं छोड़ दीजिए। अभी नीचे हम 0 बचा के चलते हैं। तो 22 × 84 × 2 और बटे 100। ठीक है, इनको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, इनको हमने गुणा किया सबको, तो यहाँ से 3696 3696 आ गया, बटे में 100 चल ही रहा है, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया तो 36.96 है ना वर्ग मीटर। ये आंसर हो गया, नोट करिए इसे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो एक त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और उसका कोई वृत्त है। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का अगर कोई हम वृत्त बनाते हैं और उसके अंदर एक वर्ग बनाते हैं, तो जो वर्ग बनेगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, इसका हम नाम डाल देते हैं A, B, C और D। केंद्र बीच में ही होगा। अब कंडीशन ये आई कि भाई आपको क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो तब निकलेगा जब आपके पास वर्ग की भुजा होगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को आप करने से पहले समझ लिया करो कि करना क्या है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। जब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त दिया हुआ है तो अब त्रिज्या बनाने से कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पे, हम इसमें बना रहे हैं व्यास, ऐसे। ठीक है, ये वृत्त का व्यास बन गया पूरा, है ना, वृत्त का व्यास बना, ये केंद्र बिंदु हो जाएगा यहाँ पर। तो वृत्त का व्यास कितना होगा? जब त्रिज्या 8 है तो व्यास हो गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं वृत्त का, ये वृत्त की त्रिज्या हमको दी हुई है, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास कितना होगा? 16 सेंटीमीटर, है ना, ये डबल हो जाएगा, ये तो सभी जानते हैं। अब उसके बाद आता है कि हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। अगर आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो हमें चाहिए भुजा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। अब भुजा गुणा भुजा का मतलब होगा ये वाला एरिया, तभी तो निकलेगा। तो हम पहले काम करते हैं इसके लिए। जैसे अब ये सभी जानते हैं भाई ये वर्ग है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर अब भुजा की बात हो रही है, इसको हम मान लेते हैं x के बराबर। तो यहाँ मान लिया कि माना वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमने मान लिया। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा?
भाई भुजा स्क्वायर होगा, भुजा स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि अगर कहीं से भी आपको एक्स स्क्वायर मिल जाए ना तो भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अब ऐसी कोई सिचुएशन अभी तो नहीं दिख रही फिलहाल, तो हम क्या करते हैं, आप लेते हैं इस वाले त्रिभुज को, ये जो मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ इसका ध्यान दीजिए। तो जब हम इस त्रिभुज को लेते हैं और त्रिभुज का नाम है ए बी सी, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में कर्ण, ये बड़ी वाली भुजा रही है, ये कर्ण है, तो कर्ण का मान है, कर्ण जो है वो AC है और AC का मान हो गया 16 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये आधार आ रहा है, ये आधार है, आधार का मान हो गया AB और AB का मान हम x सेंटीमीटर बोल देते हैं, ठीक है। ये लंब हो गया, तो लंब है और लंब की वैल्यू कितनी आ रही है, BC आ रही है और BC को भी हमने x सेंटीमीटर कह दिया, ठीक है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कह सकते हैं ना। पाइथागोरस प्रमेय से इसको लिख दिया है। तो कर्ण का मान क्या है, कर्ण आ रहा है 16, ठीक है। अब इस 16 का वर्ग कर दीजिए, तो 16 का वर्ग कर दिया। आधार कितना है, x का स्क्वायर हो गया, लंब कितना है, वो भी x का स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ रही है। पाइथागोरस प्रमेय कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर क्या है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना आ रहा है हमारे पास 16, ये वाला, तो कर्ण का स्क्वायर हो गया। आधार की जगह हमने x माना हुआ है, लंब की जगह पे भी हमने x माना हुआ है, और ये दोनों हो जाते हैं 16 256 और ये हो जाता है 2x स्क्वायर, ठीक है। अब 2 का इसमें भाग लगा दिया, तो यहाँ से जब आप 2 का भाग देते हैं तो 256, ये इधर आ रहा है 256 और बटे में 2 आ गया और x स्क्वायर हो गया। अब गौर करिएगा एक चीज़ कि हमें डायरेक्ट कोई फार्मूला वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पर आ गया है x स्क्वायर और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, भुजा x है ना, तो यहाँ पर भुजा गुणा भुजा पहले से ही बन चुका है, ठीक है। अब इसमें आप भाग लगा देते हैं, तो इसको लिख रहा हूँ मैं पहले, इधर वाले को यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसको हमने लिख दिया x स्क्वायर, और 256 में जब आप 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आ जाता है 128, और इस x स्क्वायर को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 128 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन हम पहले ले रहे हैं क्योंकि यहाँ थोड़ी सी वीडियो की एक लिमिटेशन है कि भाई 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बन सकता, और अब आप टाइम देख रहे हैं इसमें तो लगभग 22 मिनट हो चुके हैं, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर पहले 8 ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले ले लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8वें को हम देखते हैं कि एक आकृति यहाँ बनाई गई है, ये वाली, ठीक है, एक वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बनाया हुआ है। त्रिभुज इस प्रकार से बन रहा है ये, और इसका नाम है ABC। ये A आ गया, ये B आ गया, ये C आ गया, केंद्र यहाँ पर चल रहा है वृत्त का, इसको O से डिनोट किया गया है। और फिर बोला है कि AB वृत्त का व्यास है, ये साफ आपको दिख रहा है कि AB वृत्त का व्यास है, केंद्र से होकर जा रही है रेखा, और AC 6 सेंटीमीटर, AC ये वाला है, ये 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और दिया गया है BC 8 सेंटीमीटर का है, BC ये वाला है, ये 8 सेंटीमीटर का है। तो देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब छायांकित भाग कौन सा है, ये वाला क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र छायांकित भाग बन रहा है, एक ये वाला क्षेत्र है इधर वाला और एक ये इधर वाला, तो छायांकित भाग बन रहा है। अब इसमें जो भी बच्चे इसको ढंग से देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त में से त्रिभुज को निकाल दें, त्रिभुज निकाल दें तो ये छायांकित भाग बच जाएगा, जो शेष भाग बच गया वही तो छायांकित है। तो पहले हम निकालते हैं, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल, और फिर हमें निकालना पड़ेगा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें, देखिए ध्यान से, अभी एक प्रश्नावली शायद आपने अभी पढ़ी नहीं है, तो उसमें एक कंडीशन आती है यहाँ पर कि अगर वृत्त के अर्धवृत्त में अगर कोई कोण बनता है तो वो कोण 90 डिग्री का होता है। अभी इसके बारे में हम प्रमेय वाली प्रश्नावली जो आगे चल रही है, हमारी 10वीं 12वीं प्रश्नावलियाँ हैं, उनमें हम बात करेंगे, अभी आपने नहीं पढ़ा है उसको, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये देख लें कि ये जो कोण आ रहा है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का होता है,
ठीक है। और अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री का कोण बनता है तो वो निश्चित रूप से पाइथागोरस प्रमेय को यूज़ करेगा। पक्की बात है ये, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगेगी? समकोण त्रिभुजों के अंदर लगती है हमेशा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री वाले में मैंने बताया आपको ये सारा। तो यहाँ 90 डिग्री है तो हम ये मान लेते हैं भाई ये पॉइंट वाला, ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे वो सी है, फिर ए पॉइंट यहाँ आ गया और बी पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसके कारण कुछ नाम आ जाते हैं, जैसे ए सी का मान तो है 6 के बराबर और बी सी का मान है 8 के बराबर। अब इस चित्र को मैंने यहाँ थोड़ा साफ सुथरा बना दिया। अब आप बताइए कि इसमें कर्ण का मान क्या होगा और कैसे निकलेगा। कर्ण का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे, निकल जाएगा कर्ण का मान। तो पहले हम इसी के लिए काम करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कर्ण हमें निकालना है। तो ए बी जो है वो तो कर्ण के बराबर है ना, ये अभी हमें ज्ञात करना है तो इसको हम x मान लेते हैं। और ए सी है, ये आधार है और इसकी वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बी सी है लंब का मान, और ये कितना है 8 सेंटीमीटर। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कई जगह पर बौधायन प्रमेय भी लिखा होता है, तो दोनों बातें सेम है, वो जो इनकी थ्योरी है वो दोनों की सेम है। अब इसमें मान रखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको अभी बताया था मैंने, पिछले क्वेश्चन पे भी यही काम हुआ था। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, ठीक है। अब कर्ण की जगह पे क्या चल रहा है x स्क्वायर, आधार की जगह पे क्या चल रहा है 6 का स्क्वायर, लंब की जगह पर 8 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा, इसको तो कुछ नहीं करना। अब 6 का स्क्वायर करते हैं 36, 8 का स्क्वायर करते हैं 64, तो 36 प्लस 64 हो गया, और ये वैल्यू आ जाती है x स्क्वायर बराबर 100। वर्गमूल कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी जो ये कर्ण है ना, ये वाली भुजा ए बी, इसका मान 10 सेंटीमीटर आया। अब इसको ही चित्र में देखिए यहाँ पर कि अगर ये वाली भुजा 10 सेंटीमीटर है पूरी, ये भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये वृत्त का व्यास है। तो 10 सेंटीमीटर है लेकिन वृत्त का व्यास हुई। अब वृत्त का व्यास है तो वृत्त के व्यास को अगर आप हाफ करते हैं तो 5 सेंटीमीटर बनेगा, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी बनी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं वृत्त का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, हो गई कंडीशन। अब दोनों बातें हमें काम में लेनी है कि भाई पहले तो हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और फिर हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से सीधे ही कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, और इसमें मान रख देते हैं तो 22/7 इंटू 5 इंटू 5, तो ये सीधा ही हो गया 22 गुणा 25/7। तो इसका आंसर आ जाता है 550 और अपॉन 7 हो जाता है। इसको कैलकुलेट बाद में कर लेंगे, अभी इसको यहीं रख लेते हैं। वर्ग सेंटीमीटर है ये वर्ग सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद में जब वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, अब हमें चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये भी एकदम सिंपल ही चलेगा क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो सिंपल बिल्कुल हो गया, आधार गुणा ऊंचाई। इसमें मान रख दीजिए तो 1/2 आधार की जगह पर 6 और ऊंचाई की जगह पर 8 हो गया। ये इससे कट गया तो 3 और 3 × 24 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें मान रख दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास आया है 550/7 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 24। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब इसमें 550 में हमने 7 का भाग दिया तो हमें मिला यहाँ से 78.57 माइनस 24 चल ही रहा है ना। तो 78.57 में से जब 24 को माइनस करेंगे तो
54.57 वर्ग सेंटीमीटर बचता है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। और अब आप विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कभी भी, अभी हम आगे करेंगे और पेपर में भी हो सकता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई नया चित्र बना के दे दे, किताब से नहीं दे, किताब से बाहर से बना के दे दे, और अक्सर ऐसा होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 99.99 कंडीशन में ऐसा होगा कि जब भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल का कोई फार्मूला पूछता है या कोई क्षेत्र पूछता है, क्षेत्रफल निकलवाता है, तो बड़ी आकृति में से छोटी आकृति माइनस करनी है। ठीक है, ये कंडीशन आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि कई बार कॉन्सेप्ट चेंज भी कर देता है, तो उससे ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप तो ये ढूंढ लें कि बड़ी आकृति कौन सी है, बड़ी आकृति आपको दिखेगी साफ उसके अंदर, और छोटी आकृति कौन सी है, छायांकित भाग अपने आप निकल जाएगा। बड़ी आकृति में से आप छोटी आकृति को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बस अब ये आपके माइंड पर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप उस कैलकुलेशन को कितनी जल्दी पूरा कर लेते हैं और कितना समझ के पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो आज तक का ये जो अभी हमारा आज वीडियो है, इसको हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं नंबर 4 को। और अब हमारे कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 बचा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट 5th वीडियो में लेंगे, और 5th वीडियो में आपकी ये वाली प्रश्नावली 15.3 भी कंप्लीट हो जाएगी।